नमस्कार दोस्तों, मैं जुगल किशोर आप सबका अपमान की कहानी में सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब हमारे साथ हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। आपके सहयोग से मुझे हिम्मत मिलती है। दोस्तों, आज की कहानी एक नाबालिग लड़ाके की है जिसको उसके पिता ने ही बिगाड़ा होता है। दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है बच्चों को लाड प्यार तो देना ही होता है, साथ ही अच्छे संस्कार देना चाहिए जो बच्चे की सही और गलत कोडों अच्छे से समझ सके और बच्चों की हर काम पर नजर रखनी चाहिए। वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलते हैं। आप अगर मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट करें, जरूर बताएं। चलो कहानी शुरू करते हैं। ताकतवर पिता के बिगड़ैल बेटे कोई न कोई गुल खिलाते ही हैं, क्योंकि उन्हें पिता और परिवार का संरक्षण मिलता है। प्रधान कृपाशंकर के बेटे प्रिंस ने भी यही किया, लेकिन रागिनी को मारकर उसे क्या मिला। खुशमिजाज रागिनी दुबे सुबह तैयार होकर अपनी छोटी बहन सिया के साथ घर से पैदल ही स्कूल के लिए निकली थी। वह बलिया जिले के बांसडी की रहने वाली थी। दोनों बहनें सलेमपुर के भारतीय संस्कार स्कूल में अलग अलग कक्षा में पढ़ती थी। रागिनी 12वीं कक्षा में थी तो सिया 11वीं में। उस दिन रागिनी महीनों बाद स्कूल जा रही थी। स्कूल जाकर उसे अपने बोर्ड परीक्षा फॉर्म के बारे में पता करना था कि परीक्षा फॉर्म कब भरा जाएगा। वह कुछ दिनों से स्कूल नहीं जा पाई थी, इसलिए परीक्षा फॉर्म के बारे में उसे सही जानकारी नहीं थी। दोनों बहनें पड़ोस के गांव बझा के काली मंदिर के रास्ते होकर स्कूल जाती थी। उस दिन भी वे बातें करते हुए जा रही थी। जब दोनों काली मंदिर के पास पहुंची तभी अचानक उनके सामने 2 बाइकें आकर रुक गईं। दोनों बाइकों पर 4 लड़के सवार थे। अचानक सामने बाइक देख रागिनी और सिया सक्का गईं। वे बाइक से टकराते टकराते बचीं। ये क्या बदतमीजी है, तुमने हमारा रास्ता क्यों रोका। रागिनी लड़कों पर गुर्राई। एक बार नहीं, 1000 बार रोकूंगा। उन चारों में से एक लड़का बाइक से नीचे उतरते हुए बोला। उसका नाम प्रिंस उर्फ आदित्य तिवारी था। प्रिंस आगे बोला, जाओ, तुम्हें जो करना हो कर लेना। तुम्हारी गीदड़ भभकी से मैं डरने वाला नहीं, समझी। देखो, मैं शराफत से कह रही हूँ, हमारा रास्ता छोड़ो और स्कूल जाने दो। रागिनी बोली, अगर रास्ता नहीं छोड़ा तो तुम क्या करोगी। प्रिंस ने अकड़ते हुए कहा, दीदी छोड़ो इन लड़कों को। डोट माँ ने क्या कहा था कि इनके मुंह मत लगना। इनके मुंह लगोगी तो कीचड़ के छींटे हम पर ही पड़ेंगे। चलो हम ही अपना रास्ता बदल देते हैं। सिया ने रागिनी को समझाया। नहीं सिया नहीं, हम बहुत सह चुके इनके जुल्म, अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन दुष्टों ने हमारा जीना हराम कर रखा है। इनसे जितना डरोगी उतना ही ये हमारे सिर पर चढ़कर तांडव करेंगे। इन्हें इनकी औकात दिखानी ही पड़ेगी। ओ झांसी की रानी, प्रिंस गुर्राया, किसे औकात दिखाएगी तू मुझे। तुझे पता भी है कि तू किससे पंगा ले रही है। प्रधान कृपा शंकर तिवारी का बेटा हूँ। मिनट में छठी का दूध याद दिला दूंगा। तेरी औकात ही क्या है। मैंने तुझे स्कूल जाने से मना किया था ना, पर तू नहीं मानी। हाँ तो। रागिनी डरने के बजाय प्रिंस के सामने तन कर खड़ी हो गई। तुम मुझे स्कूल जाने से रोकोगे, ऐसा करने वाले तुम होते कौन हो। दीदी क्यों बेकार की बहस किए जा रही हो। सिया बोली, चलो यहाँ से। नहीं सिया, तुम चुप रहो। रागिनी सिया पर चिल्लाई, कहीं नहीं जाऊंगी यहाँ से। रोज रोज मर के जीने से तो अच्छा होगा कि एक ही दिन मर जाएं। कम से कम जिल्लत की जिंदगी तो नहीं जिएंगे। इन दुष्टों को इनके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। रागिनी सिया पर चिल्लाई, तूने किसे दुष्ट कहा। प्रिंस गुस्से से बोला, तुझे और किसे। रागिनी भी आंखें दिखाते हुए बोली। इस तरह दोनों के बीच विवाद बढ़ता गया।
विवाद बढ़ता देखकर प्रिंस के सभी दोस्त अपनी बाइक से नीचे उतरकर उसके पास जा खड़े हुए। सिया रागिनी को समझाने लगी कि लड़कों से पंगा मत लो, यहाँ से चलो, लेकिन उसने बहन की एक नहीं सुनी। गुस्से से लाल हुए प्रिंस ने आव देखा न ताव उसने रागिनी को जोरदार धक्का मारा। रागिनी लड़खड़ाती हुई जमीन पर जा गिरी। अभी वह संभलने की कोशिश कर ही रही थी कि वह उस पर टूट पड़ा। पहले से कमर में खोस कर रखे चाकू से उसने रागिनी के गले पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। कुछ देर तड़पने के बाद रागिनी की मौत हो गई। उसकी हत्या कर वे चारों वहां से फरार हो गए। घटना इतने अप्रत्याशित तरीके से घटी थी कि न तो रागिनी ही कुछ समझ पाई थी और न ही सिया। आंखों के सामने बहन की हत्या होते देख सिया के मुंह से दर्दनाक चीख निकल पड़ी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर निकल आए और जहां से चीखने की आवाज आ रही थी वहां पहुंच गए। उन्होंने मौके पर पहुंचकर देखा तो रागिनी खून से सनी जमीन पर पड़ी थी। वहीं उसकी बहन उसके पास बैठी दहाड़े मार कर रो रही थी। दिन दहाड़े हुई दिन दहला देने वाली इस घटना से सभी सन्न रह गए। लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि समाज में कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि राह चलती बहु बेटियों का जीना तक मुश्किल हो गया है। इस बीच किसी ने फोन द्वारा घटना की सूचना बांसडीह रोड थाना प्रभारी ब्रजेश शुक्ल को दे दी थी। गांव वाले रागिनी को पहचानते थे। वह पास के गांव बांसडीह के रहने वाले जितेंद्र दुबे की बेटी थी, इसलिए उन्होंने जितेंद्र दुबे को भी सूचना दे दी। बेटी की हत्या की सूचना मिलते ही घर में कोहराम मच गया, रोना पीटना शुरू हो गया। उन्हें जिस अनहोनी की चिंता सता रही थी आखिरकार वो हो गई। जितेंद्र दुबे जिस हालत में थे उसी हालत में घटनास्थल की तरफ दौड़े। वह बजहा गांव के काली मंदिर के पास पहुंचे तो वहां उनकी बेटी की लाश पड़ी थी। लाश के पास ही छोटी बेटी सिया दहाड़े मार कर रो रही थी। बेटी की रक्तरंजित लाश देखकर जितेंद्र भी फफक फफक कर रोने लगे। उन्हें 2 से 3 दिन पहले ही कुछ शरारती तत्व घर पर धमकी देकर गए थे कि रागिनी स्कूल गई तो वह दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। आखिरकार वे अपने मंसूबों में कामयाब हो गए। सूचना पाकर एसआई ब्रजेश शुक्ल फोर्स के साथ मौके पे पहुंच चुके थे। उन्होंने शव का मुआयना किया। मृतका के गले पर अनेक घाव थे। चूंकि पूरी वारदात मृतका की छोटी बहन सिया के सामने घटित हुई थी, इसलिए उसने एसआई ब्रजेश शुक्ल को सारी बातें बता दी। उसने बताया कि बजहा गांव के रहने वाले ग्राम प्रधान कृपाशंकर तिवारी का बेटा प्रिंस उर्फ आदित्य तिवारी, प्रधान का ही भतीजा सोनू तिवारी, नीरज तिवारी और दीपू यादव ने दीदी की हत्या की है। मौके की कार्रवाई निपटाने के बाद पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। पुलिस ने जितेंद्र दुबे की तहरीर पर ग्राम प्रधान कृपा शंकर तिवारी, उसके बेटे आदित्य उर्फ प्रिंस, सोनू तिवारी, नीरज तिवारी और दीपू यादव के खिलाफ हत्या और छेड़छाड़ की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने मामले की जांच की तो पता चला कि ग्राम प्रधान कृपाशंकर का बेटा प्रिंस सालों से रागिनी को तंग किया करता था। वह रागिनी से एक तरफा प्यार करता था। कई बार वह रागिनी से अपने प्यार का इजहार कर चुका था, लेकिन रागिनी न तो उससे प्यार करती थी और न ही उसने उसके प्रेम पर अपनी स्वीकृति की मोहर ही लगाई थी। पहले तो रागिनी उसकी हरकतों को नजरअंदाज करती रही, लेकिन जब पानी सिर के ऊपर जाने लगा तो उसने अपने घर वालों को प्रिंस की हरकतों के बारे में बता दिया। बेटी की परेशान जानकर जितेंद्र को दुख भी हुआ और गुस्सा भी आया। बात बेटी के मान सम्मान से जुड़ी हुई थी, भला वह इसे कैसे सहन कर सकते थे। वह उसी समय शिकायत लेकर ग्राम प्रधान कृपाशंकर तिवारी के घर जा पहुंचे। संयोग से कृपाशंकर घर पर ही मिल गए।
जितेंद्र ने उनके बेटे की हरकतों का पिटारा उनके सामने खोल दिया, लेकिन कृपाशंकर ने उनकी शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया। प्रधानी के घमंड में चूर कृपाशंकर तिवारी ने जितेंद्र को डांट डपट कर भगा दिया। जितेंद्र दुबे ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि प्रधान से उसके बेटे की शिकायत करनी उन्हें भारी पड़ जाएगी। अगर उन्हें इस बात का ख्याल होता तो वह शिकायत कभी नहीं करते। बाप ने दी बेटे को शिकायत का परिणाम उल्टा यह हुआ कि शाम के समय जब प्रिंस कहीं से घूमकर घर लौटा तो कृपाशंकर ने उससे पूछा, बांसड़ी के पंडित जितेंद्र तुम्हारी शिकायत लेकर यहाँ आए थे। वे कह रहे थे कि उनकी बेटी को आते जाते तंग करते हो, क्या बात है? इस पर प्रिंस ने सफाई देते हुए कहा, पापा यह सब गलत है, झूठ है। मैंने उसकी बेटी के साथ कभी बदसलूकी नहीं की। मैं तो उसकी बेटी को जानता तक नहीं, छेड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे बदनाम करने के लिए पंडित जी झूठ बोल रहे होंगे। ठीक है, मैं जानता हूँ बेटा, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है कि तू ऐसा वैसा कोई काम नहीं करेगा। वैसे मैंने पंडित जी को डांट कर भगा दिया है। ठीक किया पापा। प्रिंस के होठों पर जहरीली मुस्कान उभर आई। प्रिंस ने उस समय तो पिता की आंखों में धूल झोंककर खुद को बचा लिया। पुत्र मोह में अंधे कृपाशंकर को भी बेटे की करतूत दिखाई नहीं दी। नतीजा यह हुआ कि प्रिंस की आंखों में दुबे की बेटी रागिनी के लिए नफरत और गुस्से का लावा फूट पड़ा। उसे लगा कि पंडित की हिम्मत कैसे हुई कि उसके घर शिकायत करने आ गया। प्रिंस ने उन्हें सबक सिखाने की ठान ली। आखिर उसने वही किया जो उसने मन में ठान लिया था। दिन दहाड़े रागिनी की हत्या के बाद आसपास के इलाके में दहशत फैल गई थी। मामला बेहद गंभीर था, इसलिए एसपी सुजाता सिंह ने अपराधियों को गिरफ्तार करने के सख्त आदेश दिए। कप्तान का आदेश पाते ही एसआई ब्रजेश शुक्ल अपनी पुलिस टीम के साथ आरोपियों को तलाशने में जुट गए। 8 अगस्त 2017 को पुलिस ने जिले से बाहर जाने वाले सभी रास्तों को सील कर दिया। पुलिस को इसका लाभ भी मिला। बलिया से होकर गोरखपुर जाने वाली रोड पर 2 आरोपी प्रिंस उर्फ आदित्य तिवारी और दीपू यादव उस समय पुलिस के हत्थे चढ़ गए जब वह जिला छोड़कर गोरखपुर जा रहे थे। दोनों को गिरफ्तार करके पुलिस उन्हें थाना बांसडीह रोड ले आई। दोनों आरोपियों से रागिनी दुबे की हत्या के बारे में गहनता से पूछताछ की गई। पहले तो प्रिंस ने पुलिस को अपने पिता की ताकत की धौंस दिखाई, लेकिन कानून के सामने उसकी अकड़ ढीली पड़ गई। आखिर दोनों ने पुलिस के सामने घुटने टेकने में ही भलाई समझी। उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। बाकी के 3 आरोपी मौके से फरार हो गए थे। दोनों आरोपियों से की गई पूछताछ और बयानों के आधार पर दिल दहला देने वाली जो कहानी सामने आई वह इस प्रकार थी। 55 वर्षीय जितेंद्र दुबे मूलतः बलिया जिले के बांसडी में 6 सदस्यों के परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी के अलावा 3 बेटियां और 1 बेटा अमन था। निजी व्यवसाय से वह अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। उनका परिवार संस्कारी था। बेटियों पर गर्व था। दुबेजी को उनकी तीनों बेटियां गांव में मिसाल के तौर पर गिनी जाती थी, क्योंकि तीनों ही अपने काम से काम रखती थी। वे न तो अनर्गल किसी दूसरे के घर उठती बैठती थी और न ही फालतू की गप्पे लड़ाती थी। वे पढ़ाई के साथ घर के काम में भी हाथ बंटाती थी। दुबेजी बेटियों को बेटे से कम नहीं आंकते थे, तभी तो उनकी पढ़ाई पर पानी की तरह पैसा बहाते थे। बेटियां भी पिता के विश्वास पर हमेशा खरा उतरने की कोशिश करती थी। तीनों बेटियों में नेहा बीए में पढ़ती थी। रागिनी 11वीं पास करके 12वीं में गई थी, जबकि सिया 11वीं में थी। स्वभाव में रागिनी नेहा और सिया दोनों से बिल्कुल अलग थी। रागिनी पढ़ाई लिखाई से लेकर घर के कामकाज तक सब में अव्वल रहती थी। वह शर्मीली और भावुक किस्म की लड़की थी।
जरा सी डांट पर उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकलती थी। बात 2015 के करीब की है। रागिनी और सिया दोनों सलेमपुर के भारतीय संस्कार स्कूल में अलग अलग कक्षा में पढ़ती थी। उस समय रागिनी 10वीं में थी और सिया 9वीं में। दोनों बहनें घर से रोजाना बजहां गांव होकर पैदल ही स्कूल के लिए जाती आती थी। बजहां गांव के ग्राम प्रधान कृपाशंकर तिवारी का बेटा प्रिंस उर्फ आदित्य उन्हें स्कूल आते जाते बड़े गौर से देखा करता था। प्रिंस पहली ही नजर में रागिनी पर फिदा हो गया था। थी तो रागिनी साधारण शक्ल सूरत की, मगर उसमें गजब का आकर्षण था। रागिनी और सिया जब भी स्कूल जाया करती, वह उनके इंतजार में गांव के बाहर 2 से 3 दोस्तों के साथ खड़ा रहता था। वह उन्हें तब तक निहारता रहता था जब तक रागिनी और सिया उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती थी, जबकि दोनों बहनें उसकी बातों को नजरअंदाज करके बिना कोई प्रतिक्रिया किए स्कूल के लिए निकल जाती थी। ऐसा नहीं था कि दोनों बहनें उनके इरादों से अनजान थी, वे उनके मकसद को भलीभांति जान गई थी। रागिनी प्रिंस से जितनी दूर भागती थी, प्रिंस उतना ही उसकी मोहब्बत में पागल हुआ जा रहा था। 17 वर्षीय आदित्य उर्फ प्रिंस उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के बजहां गांव का रहने वाला था। उसका पिता कृपाशंकर तिवारी गांव का प्रधान था। प्रधान तिवारी की इलाके में तूती बोलती थी। उससे टकराने की कोई हिमाकत नहीं करता था। जो उससे टकराने की जुर्रत करता भी था, वह उसे अपनी पावर का एहसास करा देता था। उसकी सत्ता के गलियारों में अच्छी पहुंच थी। ऊंची पहुंच ने प्रधान तिवारी को घमंडी बना दिया था। ग्राम प्रधान कृपाशंकर तिवारी का बेटा प्रिंस भी उसी के नक्शेकदम पर चल रहा था। पिता की ही तरह प्रिंस भी अभिमानी स्वभाव का था। जिसे चाहे वह उससे उलझ जाता था और मारपीट पर आमादा हो जाता था। वह जब भी चलता था उसके साथ 5 से 7 लड़कों की टोली चलती थी। उसकी टोली में नीरज तिवारी, सोनू तिवारी और दीपू यादव खासमखास थे। ये तीनों प्रिंस के लिए किसी भी हद तक जाने को हमेशा तैयार रहते थे। इसीलिए वह इन पर पानी की तरह पैसा बहाता था। घातक बनी एक तरफा मोहब्बत प्रिंस रागिनी से एक तरफा मोहब्बत करता था। उसे पाने के लिए वह किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था, जबकि रागिनी उससे प्यार करना तो दूर उससे बात तक करना उचित नहीं समझती थी। रागिनी के प्यार में प्रिंस इस कदर पागल था कि उसने खुद को कमरे में कैद कर लिया था। न तो यार दोस्तों से पहले की तरह ज्यादा मिलता था और न ही उनसे बातें करता था। प्रिंस की हालत देखकर उसके दोस्त नीरज और दीपू परेशान रहने लगे थे। यार की जिंदगी की सलामती के खातिर तीनों दोस्तों ने फैसला किया कि चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए, वह उसका प्यार यार के कदमों में ला कर डालेंगे। नीरज, सोनू और दीपू तीनों ने मिलकर एक दिन रागिनी और सिया को स्कूल जाते समय रास्ते में रोक लिया। तीनों के अचानक से रास्ता रोकने से दोनों बहनें बुरी तरह से डर गईं। ये क्या बदतमीजी है? तुमने हमारा रास्ता क्यों रोका? हटो, हमें स्कूल जाने दो, रागिनी हिम्मत जुटाकर बोली। हम तुम्हारे रास्ते से भी हट जाएंगे और तुम्हें स्कूल भी जाने देंगे, बस तुम्हें हमारी कुछ बातें माननी होंगी। नीरज बोला, न तो मैं तुम्हारी कोई बात मानूंगी और न ही सुनूंगी। बस तुम हमारा रास्ता छोड़ दो, हमें स्कूल के लिए देर हो रही है। रागिनी नाराजगी भरे लहजे में बोली। देखो रागिनी, ये किसी की जिंदगी और मौत की सवाल है। मेरी बात सुन लो, फिर चली जाना, नीरज ने कहा। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाली। क्या मुझे ऐसी वैसी लड़की समझ रखा है जो राह चलते आवारा किस्म के लड़के के मुंह लगे? रागिनी बोली। देखो रागिनी, तुम्हारा गुस्सा अपनी जगह जायज है। मैं जानता हूँ कि तुम ऐसी वैसी लड़की नहीं, खानदानी लड़की हो।
लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मेरा भाई जो तुमसे प्यार करता है मर जाएगा। तुम उसे बचा लो। नीरज रागिनी के सामने गिड़गिड़ाया। तुम्हारा भाई मरता है तो मेरी बला से मैं उसे प्यार नहीं करती। एक बात कान खोल कर सुन लो कि आज के बाद इस तरह की वाहियात बात फिर मेरे सामने मत दोहराना, वरना इनका परिणाम बहुत बुरा होगा, समझे? नीरज को खरी खोटी सुनाती हुई रागिनी और सिया चली गई। रागिनी की बातें नीरज के दिल को लग गई थी। उसे कतई उम्मीद नहीं थी कि रागिनी उसे ऐसा जवाब दे सकती है। रागिनी की बातों से उसे काफी गहरा आघात पहुंचा था। चूंकि मामला उसके भाई के प्यार से जुड़ा हुआ था, इसलिए उसने रागिनी के अपमान को अमृत समझकर पी लिया था। उस समय तो नीरज और उसके दोस्तों ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन नीरज ये बात अपने तक सीमित नहीं रख सका। उसने घर जाकर यह बात प्रिंस से बता दी। भाई की बात सुनकर प्रिंस गुस्से से उबल पड़ा कि रागिनी की ऐसी मजाल जो उसने उसके प्यार को ठुकरा दिया। अगर वो मेरे प्यार को ठुकरा सकती है तो मैं भी उसे जीने नहीं दूंगा। अगर वो मेरी नहीं हो सकती तो मैं किसी और की भी नहीं होने दूंगा। प्रिंस के गुस्से को नीरज और उसके दोस्तों ने और हवा दे दी थी। रागिनी के प्यार में मर मिटने वाला जुनूनी आशिक प्रिंस ठुकराए जाने के बाद एकदम फिल्मी खलनायक बन गया था। उस दिन के बाद से रागिनी जब भी कहीं आती जाती दिखती थी, प्रिंस चारों दोस्तों के साथ मिलकर अश्लील शब्दों की फप्तियां कसकर उसे जलील करता, उसे छेड़ता रहता था। और तो और वह दोस्तों को लेकर उसके घर तक धमकाने के लिए पहुंच जाता था। लिख दिया मौत का परवाना। प्रिंस के इस रवैये से उसके घर वाले परेशान हो गए थे। डर के मारे रागिनी ने घर से बाहर निकलना छोड़ दिया था। उसने स्कूल जाना भी बंद कर दिया था। प्रिंस का खौफ रागिनी के दिल में बैठ गया था। जब बात हद से आगे बढ़ गई तो रागिनी ने पिता जितेंद्र दुबे ने बांसडीह रोड थाने में प्रिंस और उसके दोस्तों के खिलाफ लिखित शिकायत की। लेकिन प्रधान कृपाशंकर की राजनैतिक पहुंच की वजह से मामला वहीं रफा-दफा हो गया था। इसके बाद प्रिंस और भी उग्र हो गया। वह सोचता था कि जितेंद्र दुबे ने उसके खिलाफ थाने में शिकायत करने की जुर्रत कैसे की। बात अप्रैल 2017 की है। प्रिंस अपने तीनों दोस्तों नीरज, सोनू और दीपू यादव को लेकर जितेंद्र दुबे के घर गया और उन्हें धमकाया कि आज के बाद तुम्हारी बेटी रागिनी अगर स्कूल पढ़ने गई तो वो दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। इसकी धमकी के बाद रागिनी के घर वाले डर गए। उन्होंने उसे स्कूल भेजना बंद कर दिया। वह कई महीनों तक स्कूल नहीं गई। इस वर्ष उसका इंटरमीडिएट था। स्कूल में परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे थे। परीक्षा फॉर्म भरने के लिए वह 8 अगस्त 2017 को छोटी बहन सिया के साथ स्कूल जा रही थी। पता नहीं कैसे प्रिंस को रागिनी के आने की खबर मिल गई और उसने उसका गला रेत कर हत्या कर दी। बहरहाल पुलिस ने रागिनी हत्याकांड के नामजद 5 आरोपियों में से 2 आरोपियों प्रिंस और दीपू यादव को तो गिरफ्तार कर लिया। बाकी के 3 आरोपी प्रधान कृपाशंकर, नीरज तिवारी और सोनू फरार होने में कामयाब हो गए। आरोपियों को गिरफ्तार करने को लेकर मृतका की बड़ी बहन नेहा तिवारी सैकड़ों छात्र छात्राओं के साथ कलेक्टेरेट परिसर पहुंची और धरने पर बैठ गई। उन लोगों ने परिवार के सदस्यों को मिल रही धमकी के लिए पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस के नेता सागर सिंह राहुल ने भी लापरवाही बरतने के लिए पुलिस प्रशासन को कोसा। तब कहीं जाकर बाकी के आरोपियों प्रधान कृपाशंकर तिवारी, सोनू तिवारी और नीरज तिवारी ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। कथा लिखे जाने तक पांचों में से किसी भी आरोपी की जमानत नहीं हुई थी। होनहार बेटी की मौत से पिता जितेंद्र दुबे काफी दुखी हैं। उन्होंने शासन प्रशासन से गुहार लगाई है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकारें यदि बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकती तो उन्हें पैदा होने से पहले ही कोख में मार देने की इजाजत दे दें,
ताकि बेटियों को ऐसी जिल्लत और जलालत की मौत रोज रोज न मरना पड़े। दोस्तों, आज के समाज में हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। जरूरी है तो उन्हें मजबूत बनाने की और लड़कों को अच्छे संस्कार देने की जरूरत है, जिसमें हम लोग नाकाम हो रहे हैं। रोज कहीं ना कहीं से ऐसे किस्से सुनने को मिलते हैं। इसका दोष किसको दे? दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें और लाइक करें। कल फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।